Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. So let's move today with another topic of our lecture. इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि रिपेयर के दौरान जो है वो हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक है आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड इसका अगले जो है चैप्टर को हमने शुरू करना है, ठीक है। इसमें देखें बेटा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग हीलिंग में, ठीक है ना, वाउंड हीलिंग में, वो 3-4 को आज हमने डिस्कस करना है। क्या क्या हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल हीलिंग जो है, अगर प्रोसेस नॉर्मल हीलिंग का नहीं हो रहा और थोड़ी सी उसमें अगर अब नॉर्मेलिटी आ जाती है या मॉर्फोलॉजिकल जो है वो चेंजेस हो सकती हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकती हैं, तो वो क्या होती हैं, ठीक है ना, हमने पढ़नी है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वाउंड हीलिंग। So complications in the tissue repair can arise from abnormalities in any of the basic components of the process। देखिए बेटा टिश्यू रिपेयर जो है वो एक प्रोसेस है। अब उस टिश्यू रिपेयर में अगर तो वो टिश्यू रिपेयर नॉर्मली होता रहेगा तो जाहिर बात है अगर हमारा कोई अगर ज़ख्म हुआ है या किसी जगह पे कोई कट है या किसी जगह पे कोई इंजरी हुई है, तो अगर उसकी रिपेयर नॉर्मली होगी तो डेफिनेटली वो इंजरी जो है उसमें जो बनने वाला जो टिश्यू है वो बिल्कुल ही नॉर्मल पहले जैसा जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें उस प्रोसेस में हीलिंग के प्रोसेस में जो है अगर थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएंगी या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी या कोई फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट कर जाएगा, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है हीलिंग का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो फिर उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी या कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आ सकती हैं उसके बेसिक कंपोनेंट्स में, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस इन द टिश्यू रिपेयर कैन अराइज फ्रॉम अबनॉर्मेलिटीज इन एनी ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस। सो किसी भी प्रोसेस के बेसिक कंपोनेंट की वजह से वो आ सकती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डेफिशिएंट स्कैर फॉर्मेशन हो सकती है। अब क्या क्या अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जिसमें डेफिशिएंट स्कैर फॉर्मेशन है। बेटा स्कैर फॉर्मेशन हमने पढ़ी है कि अगर जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जो टिश्यूज़ हैं उनकी इंजरी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसके ऊपर जो है उस जगह पर छोटा सा एक मैस बन जाएगा जिसको हम कहते थे स्कैर, ठीक है ना। तो अगर स्कैर फॉर्मेशन में डेफिशिएंसी होगी, लाइक स्कैर फॉर्मेशन होनी थी उस जगह पे लेकिन स्कैर फॉर्मेशन नहीं हुई है, स्कैर नहीं बना, वो जो कट है वह जो गैप है वो एज इट इज ही पड़ा हुआ है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना, स्कैर फॉर्मेशन में कमी होना। फिर है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द रिपेयर कंपोनेंट्स। अब एक जानब जो है हमने ये कहा है कि जो स्कैर है वो जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना, ठीक है ना, उसमें कमी आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी जानब जब हम देखते हैं तो अब जो स्कैर है या जो रिपेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो जितने बनने थे वो उससे ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है ना, कम भी बन सकते हैं, स्कैर फॉर्मेशन जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब एक्सेसिव फॉर्मेशन होगी रिपेयर कंपोनेंट्स की तो भी अबनॉर्मलिटी है। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? अबनॉर्मलिटीज दोनों साइड से होती है ना, जो रेंज आपकी है उससे कम कोई चीज़ हो जाएगी तो भी अबनॉर्मल है, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो भी अबनॉर्मल है। सो स्कैर फॉर्मेशन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अबनॉर्मलिटी या कॉम्प्लिकेशन एंड एक्सेसिव स्कैर फॉर्मेशन इज ऑल्सो सो। तो इसको क्या कहते हैं कि इसके अलावा और क्या हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना, वो हो सकती हैं, जो है हीलिंग जो है वाउंड की जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये 3-4 कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है डिहीशंस एंड अल्सरेशन, फिर है स्कैर एंड केलॉइड्स, और फिर एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन और आखिर पे कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है जी। सो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डिहीसेंस क्या है, ये फटने को कहते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब होता है फटना। डिहीसेंस एंड अल्सरेशन क्या है, इसमें देखें बेटा वो कह रहा है कि अगर इनएडुकेट फॉर्मेशन होगी ग्रैनुलेशन, इनएडुकेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू और फॉर्मेशन ऑफ अ स्कैर कैन लीड टू द टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक वाउंड डिहीसेंस एंड अल्सरेशन। अगर स्कैर फॉर्मेशन में या टिश्यू रीजनरेशन में
इनएडिक्वेसी आ जाती है, मतलब कि नामुकम्मल स्कैर फॉर्मेशन है या फिर नामुकम्मल टिश्यू रीजनरेशन है या ग्रैनुलेशन है, तो उसमें दो जो है कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पहली डिहीसेंस है और फिर दूसरी क्या है, वो है अल्सीरेशन। तो सबसे पहले हम डिहीसेंस को डिस्कस करते हैं। देखें डिहीसेंस क्या है। डिहीसेंस या रप्चर ऑफ अ वाउंड, फटना, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि डिहीसेंस या रप्चर ऑफ द वाउंड, वो कहते हैं कि अगरचे ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है अब्डोमिनल सर्जरी के बाद होती है, और ये होती है ड्यू टू इंक्रीज द अब्डोमिनल प्रेशर। इसकी वजह से अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, मतलब कि अब्डोमिनल सर्जरी के बाद अब्डोमिनल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से डिहीसेंस हो सकती है। ठीक हो गया, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होती, आमतौर पे ये नहीं होती, लेकिन अगर अब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसके बाद अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ये हो सकती है डिहीसेंस। ठीक है ना, कि जो जख्म है वो फट सकता है। दूसरा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फिर वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है ना, कफिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है, ठीक है ना, या फिर आइलियस कैन जनरेट मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द अब्डोमिनल वाउंड, या फिर जो आइलियम है वो एक मैकेनिकल स्ट्रेस, आपका जो जख्म है अब्डोमिन के अंदर, जारी बात है अब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो जख्म तो बनेगा, तो अब्डोमिनल वाउंड के ऊपर जो है वो आइलियस जो है वो एक मैकेनिकल प्रेशर भी जनरेट जो है वो कर सकती है। ठीक है ना, सो वाउंड्स कैन अल्सीरेट बिकॉज इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन ड्यूरिंग द हीलिंग। ठीक हो गया बेटा, डिहीसेंस और अल्सरेशन है, कॉम्प्लिकेशंस, उसमें हमने डिहीसेंस को देखा। नॉर्मली इसको हम रप्चर ऑफ वाउंड भी कहते हैं। आमतौर पे ये नहीं होती, लेकिन अगर कभी अब्डोमिनल सर्जरी हुई हो तो इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से, अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से ये होगी। इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, और इसके अलावा जो आइलियस है वो एक मैकेनिकल प्रेशर भी जनरेट कर सकती है अब्डोमिनल वाउंड के ऊपर। फिर क्या है, देखें, वाउंड कैन अल्सीरेट बिकॉज इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन ड्यूरिंग द हीलिंग। अब उसके बाद आ जाती है अल्सीरेशन। अब अल्सीरेशन क्या है कि अगर वेस्कुलराइजेशन नहीं होगी, बात समझिए ना बेटा, हमने हीलिंग स्टेप में पढ़ा है, सबसे पहले था कि उसमें जो है उस जगह पे जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थी, जो ब्लड कैपिलरीज थी, वो सपोरेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा आगे जा रही थी, उस जगह के ऊपर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रही थी। इसके अलावा उनकी परमेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा हो रही थी, जिससे प्रोटीन और दूसरे जो ब्लड सेल्स हैं वो उस जगह पे जमा होकर अपने अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो अब अगर जख्म वाली जगह पे अगर वेस्कुलराइजेशन, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो चूंकि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करनी चाहिए, तो अगर वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन है या इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन है, तो उसके नतीजे में बेटा अल्सर पैदा हो सकता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल में इसमें वो क्या कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर वाउंड होता है या कोई जख्म होता है किसी भी बंदे में, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, जिसमें मतलब कि एथेरोस्क्लेरोटिक पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस किसको कहते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्लेक का बन जाना या फैट्स वगैरह का बन जाना। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, बेटा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज से मुराद ये है कि जो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है अपर एंड लोअर, उनकी साइड्स के ऊपर, ठीक है ना, जो आपका सेंट्रल जिसको धड़ कहते हैं उसमें नहीं, जो आपकी टांगे और बाजू हैं इनकी साइड पे अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो उसमें इसको कहते हैं। ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, टिपिकली अल्सरेट। बात समझ आ गई ना। तो अल्सरेशन की मिसाल क्या होगी कि जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर अल्सरेशन हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कैसे बेटा अल्सरेशन होगी, अभी अल्सरेशन में उसने आपको बताया है कि अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी या इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन होगी, तो जारी बात है बेटा अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्लेक जम जाएगा, जो फैट है वो अगर जम जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी कि फैट जमने से जो डायमीटर है ब्लड वेसल्स का वो कम हो जाएगा और उस जगह के ऊपर जो है वो ब्लड जो है सप्लाई कम हो जाएगी। तो अभी हमने कहा है कि अल्सरेशन होती ही
जो है वो लो वैस्कुलर या इनएडिक्वेट वैस्कुलराइजेशन से या लो ब्लड फ्लो से होती है, तो डेफिनेटली जब एक्सट्रीमिटीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो क्या होगा कि ब्लड जो है सप्लाई इनएडिक्वेट हो जाएगी, जो वैस्कुलराइजेशन है वो भी इनएडिक्वेट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट आपकी क्या हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगले पॉइंट में देखें, नॉन हीलिंग बाउंड्स आल्सो फॉर्म एन एरिया डिवाइड ऑफ सेंसेशन। अब वो जख्म जो भर नहीं रहे, वो जख्म जो भर नहीं रहे उनको हम कहेंगे नॉन हीलिंग बाउंड्स। वो कह रहे हैं कि उनमें भी एक ऐसा एरिया बन सकता है जो कि जिनमें कोई सेंसेशन नहीं होगी। बेटा सेंसेशन से मुराद होता है एक्टिवनेस ऑफ द पार्ट, ठीक है ना। फर्ज करें आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आपके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन है, आपको पता ही नहीं चल रहा दिन रात का, ना गर्मी सर्दी का, ना धूप छाँव का, ना हरारत और ठंडी और गर्म चीज़ों का, तो इट मीन्स दैट कि यू आर आउट ऑफ सेंसेशन या डिवाइड ऑफ सेंसेशन। सो कुछ ऐसे जख्म भी होते हैं जो नॉन हीलिंग होते हैं, उनमें भी वो कह रहा है कि एक ऐसा एरिया डेवलप हो सकता है जिसमें सेंसेशन नहीं होगी। सो दीज न्यूरोपैथिक अल्सर, न्यूरोपैथिक उसने क्या कहा है, बेटा आपको जो सेंसेशन है, आपके अंदर जो सेंसेशन आपको फील हो रही है वो किस सिस्टम की वजह से हो सकती है, न्यूरॉन्स की वजह से हो सकती है ना, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वजह से हो सकती है, जिसमें आपके रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन्स होंगे और आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम या पेरिफेरल नर्व सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अगर सेंसेशन नहीं है उस जगह के ऊपर या बाउंड वाली नॉन हीलिंग बाउंड में अगर सेंसेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो किसकी वजह से है, ये खराबी किसकी वजह से है, पैथोलॉजिकल कंडीशन किसकी वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि दीज न्यूरोपैथिक अल्सर्स आर ओकेजनली सीन इन द पेशेंट विद डायबिटिक पेरिफेरल नेफ्रो या सॉरी न्यूरोपैथी। ठीक हो गया। तो वो मरीज जो डायबिटिक है, जिनको शुगर है, उनमें अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है तो उनमें आपको जो है ये डिवाइड ऑफ सेंसेशन नजर आ सकती है नॉन हीलिंग बाउंड्स के अंदर। ओके हो गया बेटा। तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन अभी डिस्कस की है जिसमें हमने डिहीशंस को डिस्कस किया है, और इसके बाद हमने किसको डिस्कस किया है, अल्सरेशन को। डिहीशंस क्या है, रप्चर बाउंड का अब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, जबकि जो अल्सरेशन है वो इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन से या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से हो सकती है पेरिफेरीज के अंदर। इसको ये एक न्यूरोपैथिक जो है अल्सर की मिसाल उसने दी है, जो कि किस में आ जाएगा, वो भी अल्सरेशन में ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है बेटा स्कैर और केलॉइड्स। तो स्कैर और केलॉइड्स क्या है, देखिए वो कहते हैं कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिपेयर प्रोसेस। तो अगर रिपेयर प्रोसेस जो है उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा बन जाएंगे, मतलब कि रिपेयर में क्या होगा, फिब्रिन बन रही है, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो रही है और दूसरे जो ब्लड सेल्स हैं वो वहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइब्रोसिस हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना, स्कैर फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर स्कैर फॉर्मेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो कह रहा है कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिपेयर प्रोसेस कैन गिव राइज टू द हाइपरट्रॉफिक स्कैर एंड केलॉइड्स। तो एक्सेसिव फॉर्मेशन अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से जो एक डिजीज बनेगी या जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसमें वो कह रहा है कि हाइपरट्रॉफिक स्कैर्स भी आ सकते हैं और केलॉइड्स भी आ सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई इसकी। ओके जी। अच्छा, इसके बाद देखें, द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन may give rise to a raised scare। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन वहां पर जमा हो जाएगी तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कैर जो है वो रेज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कैर। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफिक स्कैर बोलेंगे। क्यों होता है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। बेटा हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि किसी भी चीज के जो सेल्स हैं उनमें उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाना, ठीक है ना। टिश्यूज के अंदर जो सेल साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। तो अभी वो कह रहा है कि अगर जो रिपेयर प्रोसेस है उसका जो मवाद है वो अगर नॉर्मल से ज्यादा बन जाएगा तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफिक स्कैर फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अगला पॉइंट देखें, सो इफ द स्कैर ऑफ द टिश्यू ग्रोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल बाउंड, अगर जो ओरिजिनल बाउंड की जो बाउंड्रीज है उनसे भी ज्यादा स्कैर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, एंड डज नॉट रिग्रेस, और
ये दोबारा वापस नहीं आती, मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस की जानब नहीं जाती, तो इसको फिर हम क्या कह देते हैं, फिर हम इसको कह देते हैं कैलॉइड। फिर बेटा हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे कैलॉइड, ठीक है ना। कि अगर ओरिजिनल बाउंड्रीज जो है उनसे मतलब कि ज्यादा मैस जो है वो बन गया है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, ठीक है ना। उसको उसमें फिर वो कह रहा है कि एंड डज नॉट रिग्रेस। रिग्रेस वैसे किसको कहते हैं, नॉर्मली जो है रिग्रेस जो है उसको कहते हैं रुजत को, ठीक है ना। रुजत से क्या मुराद है, रिग्रेस से क्या मुराद है बेटा, मतलब कि वापसी कहते हैं, ठीक है ना। द एक्ट ऑफ पासिंग बैक या रिटर्निंग, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो ओरिजिनल की बाउंड्रीज हैं उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है और वापस अपनी असली हालत की तरफ नहीं आती, तो इसको जो है हम कैलॉइड कहेंगे। बात समझिए आप, अगर स्क्वायर फॉर्मेशन ज्यादा होकर वापस नहीं आती, डज नॉट रिग्रेस का मतलब है कि वापस नहीं आती, तो फिर उस कंडीशन को हम कहेंगे कैलॉइड फॉर्मेशन। कैलॉइड फॉर्मेशन सीम्स टू बी इंडिविजुअल परिडिस्पोजिशन, वो कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की परिडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, एंड फॉर अननोन रीजंस, या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है, या तो इंडिविजुअल की परिडिस्पोजिशन की वजह से होगा या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से हो सकता है। फिर क्या है, हाइपरट्रॉफिक स्क्वायर जनरली डेवलप्स आफ्टर द थर्मल या ट्रॉमेटिक इंजरी दैट इन्वॉल्व्स द डीप लेयर्स ऑफ द डर्मिस। हाइपरट्रॉफिक स्क्वायर जनरली किस में हो सकता है, वो कह रहा है कि थर्मल या ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो हाइपरट्रॉफिक स्क्वायर जो है वो होगा। ये आमतौर पे क्या करेगा, ये वो इंजरी है जिसमें आपकी लोअर डर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होगी, मतलब कोई डीपर इंजरी होगी, कोई गहरा जख्म अगर हो जाएगा किसी गर्म चीज से, मतलब कि जलने की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से अगर जख्म आपका गहरा हो जाएगा, उसके नतीजे में जो हाइपरट्रॉफिक स्क्वायर फॉर्मेशन होगी उसको फिर हम कहेंगे कैलॉइड फॉर्मेशन। तो बेटा ये देखें, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये नॉर्मल स्किन है लेकिन ये ऊपर एक एक्स्ट्रा मैस बना हुआ है जिसको हम कैलॉइड कहते हैं। देखें, एक्सेसिव कोलेजन डेपोजिशन इन द स्किन फॉर्मिंग द रेज्ड स्क्वायर नोन एज कैलॉइड, ए के अंदर। और बी में क्या है, नोट द थिक कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट इन द डर्मिस। ये देखें, ये थिक कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है ना, इन द डर्मिस, ठीक हो गया। तो ये बेटा एक तरफ तो थिक डिपॉजिट टिश्यू ऑन द डर्मिस है और दूसरी जानब ये स्क्वायर फॉर्मेशन है, नॉर्मल से ज्यादा जो है टिश्यू अगर बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलॉइड कहते हैं। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है बेटा एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन, ठीक है ना, एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन। तो एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन क्या है, देखिए, एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन इज अनदर डेविएशन फ्रॉम द बाउंड्री। डेविएशन से क्या मुराद है कि नॉर्मल से अगर कोई चीज हट जाती है तो उसको हम कहते हैं इनहराफ या डेविएशन। तो कहते हैं कि नॉर्मल बाउंड हीलिंग से एक और इनहराफ है जो एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रैनुलर टिश्यू, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रैनुलर टिश्यू जो है वो बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा, विच प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड्स का मतलब होता है कि बाहर की जानब निकलना है। जैसे कि आप जुबान बाहर निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी जो टंग है उसको प्रोट्रूड करते हैं। कि नॉर्मल जो लेवल है उससे अगर कोई चीज एक्स्ट्रा बन के बाहर की जानब निकल आएगी तो उसको हम कहेंगे प्रोट्रूजन। तो क्या होगा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेशन बनेगी, वो ग्रैन्यूल्स बाहर की जानब प्रोट्रूड करेंगे, कहां पर, अबव द लेवल ऑफ सराउंडिंग स्किन, कि जो सराउंडिंग स्किन का जो लेवल है उस सराउंडिंग स्किन के लेवल से भी ज्यादा बाहर की जानब निकल आएंगे। और ये फिर क्या करेंगे, और ये फिर रीएपिथेलाइजेशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, रीएपिथेलाइजेशन को ब्लॉक कर देंगे। रीएपिथेलाइजेशन से क्या मुराद है कि एपिथेलियम का दोबारा बनना। तो एक्सुबिरेंट ग्रैनुलेशन क्या है, इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेशन पैदा होगी, ग्रैनुलेशन की अमाउंट जो है वो एक्सेसिव हो जाएगी और वो नॉर्मल स्किन लेवल से क्या कर जाएंगे, प्रोट्रूड कर जाएंगे, ठीक हो गया, और रीएपिथेलाइजेशन को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद देखें, फॉर्चुनेटली वो कह रहे हैं कि रेयर, मतलब कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत मतलब कि कम होती है, हमारा अच्छा गुड लक है कि ये बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन इंसिजनल स्कैर्स या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी जो है may be followed by exuberant proliferation of the fibroblast and other connective tissue elements that may in fact recur after the excision.
तो कह रहे हैं कि अगरचे ये कम होती है लेकिन इंसिजनल स्कैर्स या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी ये एक्सुबरेंट प्रोलिफरेशन की जानब फाइब्रोब्लास्ट की हमें लेके जा सकते हैं। बात समझ आ गई ना? फाइब्रोब्लास्ट की एक्सुबरेंट प्रोलिफरेशन की जानब कौन लेके जा सकता है? इंसिजनल स्कैर या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी। और इसके अलावा क्या है, कुछ दूसरे कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि दैट में इनफैक्ट रिक्योर आफ्टर द इंसिजन, जो कि इंसिजन के बाद दोबारा रिक्योर हो सकते हैं। इसके बाद देखें उनको फिर हम क्या कहेंगे, उनको हम डेस्मॉइड्स कहेंगे या अग्रेसिव फिब्रोमेटोसिस कहेंगे। फिब्रोमेटोसिस, ठीक है ना? इनको हम फिर क्या कहेंगे? डेस्मॉइड्स कहेंगे या फिर अग्रेसिव फिब्रोमेटोसिस कहेंगे। ये नियोप्लाज्मास होते हैं। कहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं? ये वो कह रहा है कि इंटरफेस में पाए जाते हैं बिटवीन द बिनाइन एंड मिलिग्नेंट, ठीक है ना? लो ग्रेड ट्यूमर्स। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट ट्यूमर का फर्क का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो जिस जगह पे ट्यूमर बने लेकिन उसी जगह पे ही फैले, लेकिन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे ना फैले। बात समझ आ गई ना? कि अगर एक ट्यूमर है किसी एक ऑर्गन को है तो वो अपनी उसी जगह पर ही मौजूद रहेगा तो वो बिनाइन कहलाएगा या इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूमर। लेकिन ऐसा ऐसा वो अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर भी अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर सकता है, देन इट विल कॉल द मिलिग्नेंट ट्यूमर। सो दीज आर कॉल्ड द डेस्मॉइड्स या अग्रेसिव फाइब्रोमेटोसिस। सो दीज आर द नियोप्लाज्मास, मतलब कि नए बनने वाले जो हैं वो जो है नियोप्लाज्मा हैं। आमतौर पे ये इंटरफेस है, मतलब कि बिनाइन और ट्यूमर, बिनाइन कैंसर या बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट कैंसर या मिलिग्नेंट ट्यूमर के जो दरमियान वाली स्टेज है ना, वो है ये वाली, ठीक है ना? इसको हम कहेंगे डेस्मॉइड या अग्रेसिव फाइब्रोमेटोसिस। आखिर पे आ जाती है बेटा कॉन्ट्रैक्शन। आपने आमतौर पे जर्नली देखा ही हुआ है कि जब भी आपका कोई जख्म आता है या कोई कट लगता है तो ऐसा ऐसा शुरू में जो कट का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ वो जो कट है उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जिसको हम कहते हैं ना कि जख्म जो है वो सिकुड़ रहा है। तो ये जख्म का सिकुड़ना जो है ये है, देखें। कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ द बाउंड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस। जारी बात है बेटा, उस हीलिंग को कम से कम करने के लिए जो जख्म है उसका साइज भी कम किया जाएगा। एन एग्जैजरेशन ऑफ दिस प्रोसेस गिव रेज टू द कॉन्ट्रैक्चर एंड रिजल्ट इन डिफॉर्मिटीज ऑफ द बाउंड एंड सराउंडिंग टिश्यूज। देखें अब बेटा, वो कह रहा है कि जख्म का सिकुड़ना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, जख्म को ठीक करने के लिए जख्म वाली जगह का सिकुड़ना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक इसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्चर है या डिफॉर्मिटीज है बाउंड में सराउंडिंग टिश्यूज में, वो इसकी वजह से बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सराउंडिंग टिश्यूज में डिफॉर्मिटीज बनना शुरू हो जाएंगी या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हीलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यूज में जो है उनमें अबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? उसके बाद देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस आर पर्टिकुलरली प्रोन टू डेवलप ऑन द पाम्स एंड सोल्स एंड इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द थोरैक्स। ठीक हो गया? नॉर्मली वो कहता है कि कहाँ के आपके हाथ की हथेलियों के ऊपर ये हो सकता है या आपके पाँव के जो है जो नीचे वाली सरफेस है उसको पाम्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? पाँव की इसको कुछ कहते हैं यार उर्दू में ना, अपना पाँव की नीचे वाली सरफेस को पाम्स को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बहरहाल जो भी कहते हैं, बहरहाल पाम्स में ये होगा नॉर्मली, और इसके बाद जो है ये थोरैक्स में हो सकता है। ठीक है ना? इंटीरियर थोरैक्स में। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमनली सीन आफ्टर द सीरियस बर्न्स। कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे? जब बहुत ज्यादा जल सड़ जाएगी कोई चीज, ठीक है ना, और एंड कॉम्प्रोमाइज द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन से वो जख्म वाली जगह अकड़ जाएगी, मतलब कि छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, खिंच जाएगी। तो उससे जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट भी जारी बात है डिस्टर्ब होगी। क्यों? फर्ज करें कि आपकी स्किन है, आपका जो जिसको आम जुबान में हम क्या कहते हैं, घुटना कहते हैं, गोडा कह लें पंजाबी में, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर कोई जख्म आपके आ गया है
तो वहां पर अगर वो जख्म की वजह से वो जख्म अकड़ गया, हम कहते हैं कि जख्म अकड़ गया, मेरा चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, पेन हो रही है, तो अकल में वो जख्म अकड़ नहीं जाता, वो उसमें हार्डनेस आ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो स्किन वहां पे टाइट हो जाएगी। अब स्किन टाइट होने की वजह से जहां पे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स वाली जगह पे आप देखना बेटा कि जो स्किन है वो टाइट नहीं होती, वो लूज होती है, क्योंकि जब जॉइंट वाली जगह से जॉइंट मूव करता है तो स्किन जो है वो भी ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। सो इन केस ऑफ दैट कि अगर स्किन टाइटली कॉन्ट्रैक्ट ही है जॉइंट वाली सरफेस के ऊपर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो जब जॉइंट मुड़ेगा तो वो स्किन ने क्या करना था, रिलैक्स होना था, लेकिन अब वो रिलैक्स हो नहीं हो रही, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो उसकी वजह से भी एक मतलब कि जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो भी थोड़ी सी इफेक्ट होगी या कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये थी बेटा कॉम्प्लिकेशन जिसको हमने डिस्कस किया है। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, वो था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बाउंड हीलिंग, जिसमें हमने देखा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द बाउंड हीलिंग। डिहीशंस और अल्सरेशन है। डिहीशंस क्या है? रप्चर ऑफ द बाउंड, जो नॉर्मली अब्डोमिनल प्रेशर या अब्डोमिनल जो है पार्ट के अंदर हो सकता है। उसके बाद इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन की वजह से अल्सरेशन हो सकती है, स्कैर बन सकता है एक्सेसिव फॉर्मेशन की वजह से रिपेयर टिश्यू के। और अगर वो जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी ओरिजिनल जगह से की तरफ वापस नहीं आता, रिग्रेस करता है, डज नॉट रिग्रेस टू द ओरिजिनल बाउंड, देन इट विल कॉल द कैलर, ठीक है ना। ये आमतौर पे डर्मिस में होगा, डीप जो है मतलब कि गहरे जख्म में, डीप इंजरी में ये आमतौर पे होता है। फिर हमने एक्सुबिरेंट ग्रेनुलेशन देखी, ये भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन है जो कि सराउंडिंग टिश्यू और रीएपिथेलाइजेशन को जो है ये ब्लॉक करता है। ये मतलब कि दरमियानी कंडीशन है, मिलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर वाली। फिर बेटा आखिर पे हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी है कि जख्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है, या फिर जॉइंट्स वाली जगह पे जो है वो जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैंक यू सो मच बेटा, ये आज आपका लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मूव करेंगे, तब तक के लिए जो है इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।